नमस्कार दोस्तों, YouTube पर जो हमारा एक प्यारा सा परिवार है, इस परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और जिस उम्मीद के साथ आज आप इस मैराथन क्लास में आए हुए हैं सीखने के लिए, तो आपको सिखाने का मेरा पूरा 100% प्रयास रहेगा, पूरा अपनी जान झोंक दूंगा नया कंटेंट देने के लिए। दोस्तों, आपके उम्मीद पे खरा उतरना ही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है और आज मैं इस उद्देश्य को पूरे ईमानदारी के साथ निभाने वाला हूँ। देखिए, जो भी विद्यार्थी सुबह 8 बजे इंतज़ार करते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मैराथन क्लास को देखने के लिए, तो उन सभी का स्वागत है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का, जो कि 50 दिन 50 मैराथन जो चल रही है सीरीज, इस सीरीज के 17वें पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। ये हमारी जो MCQs होती है, सभी प्रकार के प्रश्नों का निचोड़ हम आपको देते हैं और प्रतिदिन सुबह 8 बजे ये क्लास चलती है। तो चलिए दोस्तों, इतना इंट्रोडक्शन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। और फिर जो बच्चे अभी तक हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े नहीं हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और फिर शेयर ज़रूर करें। हर विद्यार्थी एक शेयर ज़रूर मारेगा। देखना, हमने शुरुआत किया था अपना कारवां क्वेश्चन नंबर 1 से और आज हम कहां पर पहुंच गए? 426 नंबर पर आज हम खड़े हैं, जो कि आज का हमारा पहला क्लास है, सॉरी इस क्लास का पहला क्वेश्चन है। और इसमें जो सवाल होते हैं वो अलग अलग नेक्स्ट लेवल के सवाल होते हैं, जिनका कंटेंट आप जानते हैं अगर रेगुलर आते हैं इस क्लास में, रेगुलर आते हैं हमारे इस मैराथन सीरीज में। तो देखिए, पहला जो सवाल है, ये सवाल है कि उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर जैसे कि 500 मेगावोल्ट एम्पियर, जैसे कि 500 मेगावोल्ट एम्पियर के कोर की तुलना में निम्न क्षमता वाली ट्रांसफार्मर जैसे 100 मेगावोल्ट एम्पियर के कोर भार से कैसे की जाती है ना। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि दो ट्रांसफार्मर है जिसकी एक पावर रेटिंग है 500 मेगावोल्ट और एक की रेटिंग है 100 मेगावोल्ट एम्पियर। इनमें से किसका कोर ज़्यादा बड़ा होगा? किसका कोर? मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, है ना, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, याद रखना, है ना। जिसका पावर रेटिंग अधिक होगा, जिसका पावर रेटिंग अधिक होगा, उसका कोर का आकार कैसा होगा? बड़ा। कोर का आकार कैसा होगा मेरे भाई? कोर का आकार होगा बड़ा। इस कॉन्सेप्ट को ना नोटबुक में अपने लिख लेना। और दूसरा है कि जिसका पावर रेटिंग कैसा होगा? कम, उसका कोर का आकार होगा कैसा? कम। कोर का आकार होगा कम, यानी कि छोटा। कम का मतलब छोटा। लेकिन एक बात और है यहाँ पर कि सवाल एक और तरीके से पूछा जाता है यहाँ पर। वो तरीका ये है कि मान लीजिए कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर है ना, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसका फ्रीक्वेंसी मान है ना, जिसका फ्रीक्वेंसी कैसा हो? निम्न हो। उसका कोर कैसा होता है? कोर का आकार, उसका कोर का आकार बड़ा होता है, उसका कोर का आकार बड़ा होता है, ये भी ध्यान देना। और इसी का दूसरा है जिसका फ्रीक्वेंसी रेटिंग कम हो, सॉरी फ्रीक्वेंसी कम वाली होगी ना, फ्रीक्वेंसी रेटिंग अधिक हो, उसका कोर कैसा होगा? उसमें कोर का आकार छोटा होगा। तो दोनों चीज़ें याद रखना, ठीक है ना, दोनों चीज़ें आप याद रखना। अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाए तो कम फ्रीक्वेंसी वाला ट्रांसफार्मर में कोर का आकार बड़ा और अधिक फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर में कोर का आकार छोटा। तो इस प्रकार से इन दोनों को याद रखना। लेकिन जिसमें मतलब कि लो फ्रीक्वेंसी वाला है ना, एक होता है LF, एक होता है HF। हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो है ना, इसमें जो कोर होगा वो फेराइट का कोर होगा। किसका? फेराइट पदार्थ का कोर प्रयोग किया जाता है, जिस पर अपन वाइंडिंग करते हैं। लेकिन जो लो फ्रीक्वेंसी वाली होती है वो लौह कोर की होती है, जो कि सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। किसकी? सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। लेकिन ऑप्शन आपको सिलिकॉन स्टील की नहीं मिलेगी, आप ढूंढते ही रह जाओगे। यहाँ पर लिखा रहेगा शुद्ध भाषा में लौह कोर। क्या लिखा रहेगा? लौह कोर। तो ये सारी बातें याद रखना, ऑप्शन की तरफ लौटना कि उन्नत सामग्रियों के कारण उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर कोर का भार कम होता है, गलत। उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर के लिए कोर का भार आमतौर पर हल्का होता है, गलत।
दोनों तो गलत होगा। उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर कोर का भार काफ़ी अधिक होता है। उच्च क्षमता मतलब पावर रेटिंग, है ना। एम का मतलब क्या होता है, मेगा। एम का मतलब मेगा, जिसका मान होता है 10 की घात 6, 10 की घात 6, है ना। कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख वोल्ट एम्पियर का आपका ये ट्रांसफार्मर है ना। 1 लाख, सॉरी 5 लाख, और ये है 1 लाख, तो 5 लाख वोल्ट एम्पियर जिसका रेटिंग है उसका आकार बड़ा होगा, वो पावर ट्रांसफार्मर कहलाएगा। आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर डी कि उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर का कोर काफ़ी अधिक होता है ना। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे मेरा एक ही गुजारिश रहेगा कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक ऐसा सीरीज, एक ऐसा हम मुहिम चला रहे हैं जो कि जितने कमज़ोर स्टूडेंट हैं जो ना तो कोर्स खरीद पाते हैं, ना किसी का पीडीएफ खरीद पाते हैं, ना किसी के ऑफलाइन कोचिंग में जाकर के कोचिंग कर पाते हैं, अपनी तैयारी कर पाते हैं, उन सभी के लिए एक सहारा है ना, उन सभी के लिए एकमात्र सहारा है। तो इसका फायदा आपको जरूर लेना चाहिए। 3 फेज प्रेरण मोटर के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। 3 फेज प्रेरण मोटर के संबंध में सही कथन देखना। 4 हमारे पास मल्टीपल यहाँ पर स्टेटमेंट है। पहला है कि प्रयुक्त वोल्टता को कम करने से पूर्ण लोड स्थिति के तहत इसकी चाल पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे भाई ऐसा कहीं नहीं लिखा है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की सप्लाई वोल्टेज को कम करोगे ना तो फिर इसकी स्पीड पर फर्क पड़ जाता है, स्पीड घट जाती है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो गलत हो गया। दूसरा, सरपण स्लिप रिकवरी स्कीम का उपयोग सरपण रिंग प्रेरण मोटर के दक्ष चाल नियंत्रित की सुविधा देता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होता है ना, उसमें यही होता है। तीसरा है कि मोटर पर लोड बढ़ने पर इंडक्शन मोटर की स्लिप बढ़ती है, जिससे चाल में कमी होती है, जिससे चाल में कमी होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी कि लोड अगर आप बढ़ाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी। अगर आपके सर पर, है ना, मैं 25 किलो का वजन रख दूं और आपको चलने के लिए बोलूं, तो आप हो सकता है कि अपने स्पीड पर चलेंगे, लेकिन उस वजन को हटा करके मैं अगर 50 केजी का वजन रख दूं तो हो सकता है कि जिस स्पीड से आप 25 केजी वजन को लेकर के चलते थे उस स्पीड से आप नहीं चल पाएंगे, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीमा हो जाएगा। तो यही कह रहा है ना कि मोटर के लोड को अगर बढ़ा देते हैं तो इसकी चाल में कमी आती है। तो स्टेटमेंट तो सही है यार, है ना। आप इससे संतुष्ट है कि नहीं है। डी, आपूर्ति आवृत्ति को बदलकर 3 फेज प्रेरण मोटर की चाल को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अरे मेरे भाई, कैस्केड नियंत्रण, है ना, इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट वोल्टेज, पोल की संख्या को चेंज करके, इन सभी के द्वारा ही तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। ये तो बेईमानी है, ये बोल रहा है कि नहीं किया जाता है ना, तो ये गलत हो गया। कुल मिलाकर के 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन 2 और 3 सही हैं। क्या आप इससे संतुष्ट हैं ऑप्शन नंबर 2 और 3 से? अगर हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, इस सवाल को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इस सवाल को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। देखना यार, शुरू से लेकर के अंतिम तक जब इस मैराथन क्लास में जो बना रहेगा ना, वही सच्चा बाजीगर है, वही बाजी मारेगा एग्जाम में, है ना। जो लोग रील की तरह क्लास में आते हैं और रील की तरह गायब हो जाते हैं 2 सेकंड 4 सेकंड क्लास को देख करके, उनका कुछ नहीं होने वाला है ना। नेक्स्ट है कि दीप्ति फ्लक्स और कैंडल पावर के संबंध में ल्यूमेन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। दीप्ति फ्लक्स और कैंडल पावर के संबंध में ल्यूमेन को किस प्रकार से ल्यूमेन को डिफाइन किया जाता है ना। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये एक बल्ब है। ये क्या है? एक बल्ब। इस बल्ब में से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। मान लीजिए कि एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से, ये क्या है, ये एक बिंदु है, इस बिंदु से क्या उत्पन्न हो रही है, लाइट, प्रकाश। जब बल्ब से प्रकाश निकलती है तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही जगह पूरा प्रकाश आता है, नहीं,
एक ऐसा जगह होता है बल्ब के डायरेक्ट नीचे जहाँ पर प्रकाश की किरण सबसे ज़्यादा होती है, और हम पढ़ाई भी बल्ब के नीचे ही बैठ कर के करते हैं ताकि हमें अच्छे से किताब दिखे। लेकिन उसी बल्ब के थोड़ा दूर जा कर के देखेंगे तो प्रकाश की किरण तो वहाँ भी पहुँचेगी लेकिन कम पहुँचेगी। तो जहाँ पर प्रकाश की किरण ज़्यादा होती है उसको कही जाती है सॉलिड एंगल। इसको क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल। इसको क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल, यानी कि घन कोण। इसको क्या कहेंगे? घन कोण। अब जो घन कोण होता है ना, जो हमारी घन कोण होती है, इस घन कोण का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, है ना। लेकिन सर हमने तो ये पढ़ा है कि सॉलिड एंगल बराबर 4 पाई होता है, तो बिल्कुल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाती है और सॉलिड एंगल हमें मिलता है 4 पाई। सॉल्व करेंगे तो ये आता है 12.57। कितना आता है सॉलिड एंगल? घन कोण का मान 12.57। सॉलिड एंगल का इकाई क्या होता है? तो इसकी इकाई होती है ना मेरे भाई, वो होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। और घन कोण जो होता है ना, इसको ओमेगा से दर्शाया जाता है। किससे? ओमेगा से। ओमेगा बराबर होती है 2 पाई एफ या 2 पाई बटा टी। 2 पाई एफ या 2 पाई बटा टी। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि ल्यूमेन एक कैंडल शक्ति के स्रोत द्वारा, यानी कि एक कैंडल पावर उत्पन्न करने वाला एक ये बल्ब है, इसके द्वारा एक इकाई घन कोण में उत्सर्जित दीप फ्लक्स है। यानी कि एक इकाई कोण से जितना प्रकाश उत्पन्न हो रहा है ना, वैसे ही बहुत सारे ना प्रकाश उत्पन्न होंगे। बल्ब से एक फिलामेंट है, बल्ब का एक फिलामेंट है, तो ये पूरा फिलामेंट से ना प्रकाश उत्पन्न होता है। ऐसा थोड़ी है ना कि यहाँ से प्रकाश निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, पूरे फिलामेंट से निकलता है। तो पूरे फिलामेंट को अगर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम इकाई घन कोण का मान अगर ज्ञात कर ले, है ना, तो हमें पूरे इस फिलामेंट में कितना प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वो हम आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आंसर किधर होगा? ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है कि नहीं? ल्यूमेन एक कैंडल शक्ति के स्रोत द्वारा एक इकाई घन कोण में उत्सर्जित दीप फ्लक्स है। ठीक है, नेक्स्ट अगले पे आओ, है ना। अगले पे आओ और नहले पे दहला मारो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंडिंग सिस्टम यूज द बिल्डिंग स्ट्रक्चर एज ए ग्राउंडिंग पाथ। मतलब कि भाई साहब अगर कोई भू संपर्कन सिस्टम है, भू संपर्कन प्रणाली है, भवन की संरचना को ग्राउंडिंग पथ के रूप में उपयोग किया जाता है, उसको कही जाती है स्ट्रक्चरल ग्राउंडिंग, यानी कि संरचनात्मक भू संपर्कन। जब आप ये पढ़ रहे हैं कि एक घर है, उस घर में हमें इस प्रकार का अर्थिंग करना है, तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर हमारा ये घर है ना, हमारा ये क्या है, एक प्यारा सा घर है, ठीक है ना। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो ऐसे ही घर बनाया करते थे, वो मुझे अभी तक याद है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा घर है। घर से कितने दूर रेंज पर हमें अर्थिंग लगाना चाहिए? लिखना 1.5 मीटर। कितना? 1.5 मीटर घर से दूर हमें अर्थिंग रॉड लगाना होता है, ये ध्यान रखना आप, है ना। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि अगर ये बात हो रही है अर्थिंग की किसी औद्योगिक प्रणाली की, तो औद्योगिक प्रणाली में अगर अर्थिंग एक से ज़्यादा हो तो उसमें अर्थिंग को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि औद्योगिकों में एक से अधिक अर्थिंग को, है ना, औद्योगिकों में एक से अधिक अर्थिंग को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि टोटल अर्थिंग का मान क्या हो? कम से कम हो जाए, इसीलिए हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कहेंगे सर अगर हमें ये पता चल जाए ना कि घर में जो अर्थिंग होती है वो किस एक्ट में हमें पढ़ने को मिलेगा, किस एक्ट, कौन सा एक्ट है जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का, कौन सा एक्ट है जो घरेलू अर्थिंग के बारे में जानकारी देता है, तो वो हमारी एक्ट 33 है। कौन सा? एक्ट 33 है। गूगल पर सर्च कर लेना और इसके बारे में पूरा पढ़ लेना, है ना, अर्थिंग के बारे में। यहाँ से एक और सवाल बनता है, बड़ा इजी सवाल है जो आपको 1 नंबर आसानी से दे जाएगा। वो ये सवाल पूछा जाता है
कि बताना जनाब कि अगर कोई बड़ा है ना बड़े पावर स्टेशन है, बड़ा पावर विद्युत का स्टेशन है, तो उसमें अर्थिंग का मान कितना होना चाहिए? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। 0.5 क्या लिख रहा हूँ मैं, ओम। कितना? 0.5 ओम। अगर कोई मेजर पावर प्लांट है, मेजर पावर स्टेशन है, तो इस मेजर पावर स्टेशन में 1 ओम, कितना? 1 ओम होना चाहिए, यानी कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पर अगर कोई छोटा पावर स्टेशन है तब इसका भी देख लो, छोटा पावर स्टेशन में कितना होना चाहिए? तो सर 2 ओम होना चाहिए। कितना? 2 ओम। बाकी के है ना, बाकी के पावर स्टेशन में, बाकी के पावर स्टेशन में कितना होना चाहिए और कितना होता है? वो 8 ओम के बराबर होता है। तो ये चारों डाटा बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको देख लो। बड़े पावर स्टेशन में 0.5 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, मेजर पावर स्टेशन में 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, छोटे पावर स्टेशन में 2 और इसके अलावा सब में 8। जो पथरीली चट्टान होती है ना, जहाँ पे हम अर्थिंग करते हैं, पथरीली चट्टानों का अर्थिंग होता है, भूमि का अर्थिंग 8 ओम, ये भी ध्यान देना है ना। तो आंसर क्या है? भवनों की संरचना को ग्राउंडिंग करने के लिए सबसे उपयोगी है, उसको कही जाती है संरचनात्मक भू अर्थिंग। स्ट्रक्चरल कौन सा है? स्ट्रक्चरल ग्राउंडिंग है ना, स्ट्रक्चरल ग्राउंडिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक डीसी मोटर से रिलेटेड सवाल है और इससे कम से कम मैं 5 सवाल का आंसर दूंगा आपको, कम से कम 5 सवाल का, और 5 सवाल पूछा जाता है। देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डीसी मोटर विल हैव द टॉर्क लोड कैरेक्टरिस्टिक एस सो इन द फिगर बिलो। यानी कि ये फिगर है, इसको आप देखो है ना, ये बता रहा है कि किस प्रकार की डीसी मोटर में से टार्क लोड विशेषता होगी, इस प्रकार का। ये तो सबसे पहले तो आंसर की तरफ चलते हैं, तो ये डीसी सीरीज मोटर का है। किसका है? डीसी सीरीज मोटर का। समझना एक बात को कि जो डीसी सीरीज मोटर होती है ना, डीसी सीरीज मोटर को कभी हम शून्य लोड पर स्टार्ट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। इसको हम पूर्ण लोड पर स्टार्ट करते हैं। किस पर? पूर्ण लोड पर स्टार्ट करते हैं। तो पूर्ण लोड पर, फुल लोड पर जो ग्राफ बनता है वो कैसा ग्राफ बनता है? परवलय। कैसा? परवलय। अभी मैं आपको दिखाई देता हूं। देखिए ये क्या है? 0 है, 0 से लेकर के S यानी कि सेचुरेशन अकर्स, यहां से लेकर यहां तक जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये जो रेड कलर से, चलिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये देखो, यहां से लेकर के यहां तक का जो ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ कैसा है? इस ग्राफ का ही नाम है परवलय, जिसको पैराबोला कहा जाता है इंग्लिश में, है ना। और ये पूर्ण लोड पर हो गया। ओवरलोड पर कैसा होता है? ओवरलोड पर, तो ओवरलोड पर होता है ये स्थिर, रैखिक बोलो तो सही रहेगा, रैखिक ग्राफ। कैसा ग्राफ? आप देखो S से लेकर के T तक, मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करूंगा। S से लेकर के T तक का जो हमें ग्राफ मिला है वो कैसा है? रैखिक। और ये कब मिलता है? जब हमारी मोटर ओवरलोड होती है, उस कंडीशन में। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको समझना होगा कि जब मोटर पूर्ण लोड पर होती है तो उस समय जो आर्मेचर टॉर्क होता है वो आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि आर्मेचर करंट अगर 4 एम्पियर है ना, 4 गुना है मान लो, तो आर्मेचर का टॉर्क 2 गुना होगा, आर्मेचर का टॉर्क 2 गुना होगा। लेकिन जब ओवरलोड पर चलती है हमारी सीरीज मोटर, उस समय जो हमारी आर्मेचर टॉर्क होती है ना, वो डायरेक्ट आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती, आर्मेचर करंट के समानुपाती। यानी आर्मेचर करंट अगर 5 गुना है तो आर्मेचर टॉर्क भी 5 गुना होगा। आर्मेचर करंट 10 गुना है तो आर्मेचर टॉर्क भी 10 गुना होगा। यानी कि जस्ट इसके जैसा हो जाता है, इसके समानुपाती हो जाता है, और शुरू में इसके वर्ग के समानुपाती होता है ना। तो ये दोनों कंडीशन याद रखना। पूर्ण लोड पर कैसा ग्राफ? परवलय। ओवरलोड पर कैसा ग्राफ? रैखिक ग्राफ प्राप्त होगा। क्लियर? ये लॉस्ट टॉर्क क्या होता है? लॉस्ट टॉर्क होता है कि आर्मेचर टॉर्क तथा शाफ्ट टॉर्क,
आर्मेचर टॉर्क तथा शाफ्ट टॉर्क का अंतर हमारी लॉस्ट टॉर्क कहलाती है। मान के चलो कि 50 न्यूटन का टॉर्क मोटर एक जनरेट कर रही है, अंदर कॉइल में कितना टॉर्क उत्पन्न हो रहा है, 50 न्यूटन का टॉर्क, और शाफ्ट पर कितना मिला, मान लो कि 45 न्यूटन का टॉर्क मिला, तो 5 न्यूटन का टॉर्क कहाँ चला गया, वो वेस्ट हो गया, हमारे काम नहीं आया, उसी को कहा जाता है लॉस्ट टॉर्क। उसी को क्या कहते हैं, उसी को कही जाती है लॉस्ट टॉर्क। तो ये सारी चीज़ें याद रखना बड़ा ज़रूरी चीज़ है ये, है ना। किसके किसके बीच ये टॉर्क खींची जाती है, तो आर्मेचर करंट और फिर टॉर्क, आर्मेचर करंट और टॉर्क के बीच में ये ग्राफ खींचा जाता है ना। और सबसे ज़रूरी बात है कि इसका यूज कहाँ पर करते हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा कि नीचे दिए गए चित्रानुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार की डीसी मोटर में से टॉर्क लोड विशेषता होती है, तो वो सीरीज मोटर में होती है ना। किसमें, सीरीज मोटर में। यूज कहाँ पर करते हैं, ट्रेन में, ट्रेन के इंजन में, कहाँ पर, ट्रेन के इंजनों में। लेकिन आजकल ना डीसी सीरीज मोटर की जगह पर 3 फेज इंडक्शन मोटर भी यूज हो रहे हैं, जो नए नए बन रहे हैं हमारे ट्रेनों के इंजन, उसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज हो रहा है। लेकिन जितना टॉर्क ये उत्पन्न करके देता है उतना 3 फेज इंडक्शन मोटर नहीं देता, ठीक है ना। हाँ, आगे देखो अगला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। मतलब कि जल विद्युत संयंत्र में आवेगी और प्रतिक्रिया टरबाइनों के बीच क्या अंतर होता है। जल विद्युत मतलब HPCL, HP हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखना HPCL में वैकेंसी भी आती है ITI पास छात्रों के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए भी आती है, सरकारी नौकरी के लिए भी आती है ना। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि जल विद्युत संयंत्र में आवेगी, आवेगी का मतलब होता है इम्पल्स, ठीक है ना। आवेगी का मतलब क्या होता है, इम्पल्स, इम्पल्स टरबाइन। तो इम्पल्स टरबाइन जो है ना, ये केवल एक प्रकार का होता है। इम्पल्स टरबाइन कितने प्रकार के होते हैं, इम्पल्स टरबाइन एक प्रकार का होता है। और ये जो हमारी इम्पल्स टरबाइन है ये पेंटल व्हील प्रकार का होता है, पेंटल व्हील, पेंटल व्हील टरबाइन हमारी आवेगी टरबाइन है। और एक जो रिएक्शन टरबाइन बता रही है ना, प्रतिक्रिया टरबाइन, इसके बारे में देखो, प्रतिक्रिया टरबाइन। ये प्रतिक्रिया टरबाइन ना मेरे भाई कई प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैं अगर आपको बताऊं तो पहला प्रकार आप लिखना प्रोपेलर प्रकार का, बोर्ड हमारी बन चुकी है। देखना आवेगी जो होता है, आवेगी यानी कि इम्पल्स टाइप का जो टरबाइन, वो एक प्रकार का केवल होता है। कौन सा, पेंटल व्हील टरबाइन, है ना। लेकिन जो प्रतिक्रिया टरबाइन है ये केवल, ये एक नहीं, ये 3 होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है आपका फ्रांसिस टरबाइन, है ना, पहला है फ्रांसिस और दूसरा है प्रोपेलर, और फ्रांसिस, प्रोपेलर और तीसरा केप्लान, है ना, केप्लान। तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों की तीनों टरबाइन है। ये किसके प्रकार हैं, ये प्रकार है प्रतिक्रिया टरबाइन और आवेगी टरबाइन। देखना ये जो टरबाइन है ना, ये केवल जल विद्युत संयंत्र में ही नहीं, ये स्टीम प्रकार के पावर प्लांट में भी प्रयोग किया जा सकता है ना। स्टीम पावर उत्पादन स्टेशन में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। आवेगी, पेंटल व्हील, प्रतिक्रिया टरबाइन, ये 3 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है ना। तो इन दोनों के बीच में अंतर ये है कि प्रतिक्रिया टरबाइन खुली हवा में संचालित होते हैं, नहीं। आवेगी टरबाइनों के ड्राफ्ट ट्यूब की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रतिक्रिया टरबाइनों में नहीं होती। आवेगी टरबाइनों का उपयोग, ये गलत हो गया, यानी कि इम्पल्स टरबाइन का उपयोग निम्न हेडों के लिए किया जाता है, लेकिन प्रतिक्रिया टरबाइनों का प्रयोग उच्च हेडों के लिए किया जाता है। यही आपका आंसर सही माना जाएगा। यानी कि अगर हम ये जानने की प्रयास करें कि निम्न हेड उच्च हेड होता क्या है, तो हेड का मतलब ये है जैसे कि निम्न हेड वाली, है ना। निम्न हेड बांध की ऊंचाई की बात हो रही है, जिसकी हाइट 20 मीटर तक है वो निम्न हेड कहलाएगी।
है ना। और मध्यम तथा उच्च वाला जो होता है वो 60 से 120 मीटर अगर उसकी ऊंचाई है तो वो क्या कहते हैं कि ये समझ लो कि मध्यम वाला जो होता है ना वो 60 से 120 मीटर की हाइट पर होता है, 60 से 120 मीटर की हाइट पर। और जो उच्च हेड बांध होती है वहाँ पर 120 मीटर से अधिक बांध की ऊंचाई होती है। तो बांध की हाइट जितना ज़्यादा होगा पानी का प्रेशर उतना ही ज़्यादा आएगा और उतने ही स्पीड से हमारी ये टरबाइन घूमेगी, तो ये पावर का उत्पादन करती है। तो आंसर आपका होगा कि आवेगी टरबाइनों का उपयोग निम्न हेडों के लिए और प्रतिक्रिया टरबाइनों का उपयोग उच्च हेडों के लिए किया जाता है। इस प्रकार से इनका अलग अलग हेड के अनुसार इसका विभाजन किया गया है ना। आगे नेक्स्ट है 432 नंबर का सवाल, उसको आप लोग बताना कि ये जो हमारी जब बस बार से जुड़ा अल्टरनेटर हटा दिया जाता है ना, एक बस बार जो है वो अल्टरनेटर से कनेक्ट है, अगर अल्टरनेटर को हटा दिया जाता है तो बस बार पर वोल्टेज कैसा रहेगा। सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि बस बार है क्या, है ना। बस बार किसकी बनाई जाती है, तो दोस्तों बस बार एल्यूमिनियम की होती है। किसकी? बस बार एल्यूमिनियम की होती है। और बस बार मतलब फीडर, बस बार मतलब फीडर, है ना। फीडर नहीं बोलो आप लोग, ग्रिड बोलो, ग्रिड ज़्यादा बेटर रहेगी, है ना, ग्रिड। तो ग्रिड से जुड़ा अल्टरनेटर हटा दिया जाता है तो बस बार पर वोल्टेज समान बनी रहती है। बस बार पर वोल्टेज कैसा बना रहता है, समान बनी रहती है। क्योंकि जब हम अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करते हैं, जब अल्टरनेटर को पैरेलल कनेक्शन करते हैं उस समय इसको बस बार से जोड़ा जाता है, यानी कि ग्रिड से जोड़ा जाता है। तो अल्टरनेटर को आप हटा दो ना, ग्रिड में जितना पावर वोल्टेज चल रहा था उतना ही चलती रहेगी, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है कि और यूनिक सवाल है कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है। बड़ा आसान सा भी ये सवाल है, कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। तो ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में बहुत सारे आपको भाग दिख रहे हैं, लेकिन ये जो ड्रम ढोलक जैसा दिख रहा है ना, यही कहलाता है हमारा कंजर्वेटर, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटर। एक्चुअल में क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ता है तो ये ट्रांसफार्मर की जो बॉडी नीचे दिख रही है ना, तो इस पर भरा हुआ है तेल और इस तेल में डूबी है वाइंडिंग। यानी कि जब लोड बढ़ता है तो वाइंडिंग गर्म होती है और कोर गर्म होता है, इसलिए ये तेल गर्म हो जाती है। और जब तेल गर्म होता है तो तेल अक्सर पतला हो जाता है और पतला होकर के वो फैलता है। फैलने के लिए ये स्थान काफ़ी नहीं है, इसलिए एक पाइप के माध्यम से इसको कंजर्वेटर में भेज दिया जाता है ना। और कंजर्वेटर में एक गेज लगा होता है, जिस गेज का नाम होता है मैग्नेटिक, इस गेज का नाम होता है मैग्नेटिक ऑयल अस्तर गेज, है ना, अस्तर, मैग्नेटिक ऑयल अस्तर गेज इसका नाम होता है। और इसका काम जो होता है ना, वो तेल का, वो क्या करता है, तेल का स्तर पता करता है और तेल का तापमान, तेल का स्तर तथा तेल का तापमान दोनों को ये पता करता है कि टेम्परेचर कैसा है तेल का और फिर इसका लेवल कैसा है ना। अगर मान लीजिए कि लेवल कम है, तेल का लेवल कम है, तो इसके लिए एक और यहाँ पर सुविधा होती है, मरकरी स्विच लगी होती है। क्या लगती है, मरकरी स्विच। ये मरकरी स्विच अलार्म के माध्यम से ये हमें अलर्ट करता है कि ट्रांसफार्मर में तेल कम हो गया है, अब इसमें तेल डालने की ज़रूरत है। और जैसे ही अलार्म होती है, इस ट्रांसफार्मर को बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये कंजर्वेटर का काम क्या होता है कि प्रसार का मतलब तेल का जब फैलाव होता है, संकुचन, तेल का जब सिकुड़ना होता है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए तेल का निचय प्रदान करना, यही कंजर्वेटर का हमारा मेन काम होता है। ये है हमारा मुख्य टैंक। क्या है, मुख्य टैंक। इसमें तेल भरा होगा। कौन सी तेल भरी होती है, नेफ्था तथा पैराफिन ऑयल, नेफ्था तथा पैराफिन मिनरल ऑयल का प्रयोग इसमें किया जाता है ना। ये हमारी आंसर है। ये है बुशिंग
ये क्या है, ये है बुशिंग, और ये ट्रांसफार्मर का एक इनकमिंग वाला होगा और एक आउटगोइंग वाली, है ना, एक इनकमिंग होगी एक आउटगोइंग वाली। आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रसार और संकुचन को समायोजित करने के लिए तेल का निचय प्रदान करना, यही कंजर्वेटर का मुख्य काम होता है। और हर ट्रांसफार्मर में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, है ना। लो भैया, एक और जानदार, शानदार और बेहतर सवाल आ चुका है आप सभी के लिए कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द इकोनोमाइजर इन ए स्टीम जनरेशन प्लांट, है ना। जब भी बात हम पावर भाप उत्पादन संयंत्र की करते हैं तो हमें एक ही बात याद आती है एनटीपीसी की, है ना, किसकी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी में जो इकोनोमाइजर होता है इसका उपयोग क्या होता है, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखिए, ये है बॉयलर, ये क्या है, ये है बॉयलर। तो बॉयलर जो होता है ना, इसमें काम ये होता है पानी को बॉईल करना। तो इसके लिए हम क्या जलाते हैं, इसमें बिटुमिनस कोयला, है ना, बिटुमिनस कोयला का चूर्ण इस पे डाला जाता है। जब इस कोयला के चूर्ण को जलाया जाता है तो इसमें पाइप में पानी भरी होती है बॉयलर के अंदर, वो पानी गर्म होकर के स्टीम बन जाती है, यानी कि भाप बन जाती है। जैसे प्रेशर कुकर से भाप निकलता है वैसे स्टीम बनती है। ये स्टीम एक पाइप के माध्यम से क्या होता है, ये जाती है टरबाइन में। कहाँ पर जाती है, टरबाइन में। अब टरबाइन की पंखुड़ियों पर जब हाई प्रेशर के साथ ये स्टीम जाती है ना, तो इसकी टरबाइन का जो शाफ्ट है वो घूमने लगता है, और इसका जो शाफ्ट है वो अल्टरनेटर से कनेक्ट है, और ये है हमारी अल्टरनेटर, और अल्टरनेटर का काम है पावर का उत्पादन करना, ठीक है। तो जो टरबाइन में वाष्प आया हुआ था वो जैसे ही टरबाइन के पंखुड़ियों पे टच होगा वैसे ही वो पानी के बूंदों का रूप ले लेगी। आपने देखा होगा कि जो प्रेशर कुकर में जब प्रेशर कुकर से वाष्प बाहर निकलती है ना, तो हम ऊपर अगर हाथ लगा दें तो वाष्प जैसे ही टच करेगी हमारे हाथ को वो छोटे छोटे पानी का बूंद बन जाता है। वैसे ही पंखुड़ियों पर पड़ते ही पानी का बूंद बन जाएगी, लेकिन रहेगी तो बहुत गर्म। तो इसलिए इसको हम कूलिंग टावर में ले आते हैं। कहाँ पर, कूलिंग टावर में, जिसको कंडेंसर भी कहा जाता है। तो ये कंडेंसर पानी को ठंडा करता है। इस ठंडे पानी को कही जाती है फीड वाटर। इसको क्या कहते हैं, फीड वाटर। ये फीड वाटर पुनः नदी में जाती है, यानी कि एक डैम बनाया गया होता है, डैम में जाती है, और फिल्टर होने के बाद एक पाइपलाइन के द्वारा फिर से इसको टरबाइन में लाते हैं गर्म करने के लिए, सॉरी बॉयलर में लाते हैं गर्म करने के लिए। तो अब पानी है ठंडा, हम चाहते हैं कि जो यहाँ से स्टीम तैयार हुआ है बहुत अधिक मात्रा में उष्मा तैयार हुई है। इस उष्मा का कुछ मात्रा, इस स्टीम का कुछ मात्रा हम ले करके एक इकोनोमाइजर के माध्यम से इस फीड वाटर को पहले से रास्ते में ही थोड़ा सा गर्म कर दे, ताकि बॉयलर में जब ये पानी आए तो जल्दी से स्टीम बन सके, कोयला की बचत हो। इसलिए बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए, है ना, किसके लिए, बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए हम इकोनोमाइजर का प्रयोग करते हैं, और ये है हमारी इकोनोमाइजर। इस प्रकार का दिखता है इकोनोमाइजर। आप देख लीजिए आप लोग इकोनोमाइजर कैसा दिखता है ना। पानी को रास्ते में ही हम थोड़ा सा गर्म कर देते हैं ताकि बॉयलर में जाने के बाद जल्दी से बॉयल हो और स्टीम तैयार हो जाए। तो आंसर क्या होगा, यह भाप दाब को बढ़ाता है, नहीं, यानी कि ये प्रेशर को बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता। उत्पादित भाप की मात्रा को घटाता है, नहीं घटाता। यह प्रभरण जल यानी कि फीड वाटर, प्रभरण जल का मतलब फीड वाटर के इस टेम्परेचर को ये बढ़ाता है ताकि ये फीड वाटर थोड़ा सा गर्म हो जाए, और गर्म जब हम बॉयलर में पानी डालेंगे तो वो जल्दी से स्टीम तैयार हो जाएगा। नहीं तो पहले वो पानी गर्म होगा, उसके बाद धीरे धीरे खौलेगा, फिर स्टीम तैयार होगा। इतने में तो कोयला बहुत ज़्यादा खपत हो जाएगी, और जो कोयला खपत हो रही है उसका राख इस चिमनी के माध्यम से, है ना। यहाँ पर एक छोटा सा आस्क प्लांट होता है। क्या होता है, आस्क प्लांट, है ना, जहाँ पर राख इकट्ठा किया जाता है, और जस्ट यहीं पे चिमनी होगी, जो धुआं निकलेगा वो चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। तो ये जो पूरा साइकिल चल रहा है, इस साइकिल को कही जाती है रैंकाइन साइकिल। इसको हम क्या कहते हैं,
रैंकाइन चक्र। तो अगर मैं आपसे कभी पूछ दूं कि एनटीपीसी किस साइकिल पर काम करती है, तो क्या आपका जवाब होगा रैंकाइन साइकिल? होना चाहिए, है ना, याद रख लेना। आगे चलो, नेक्स्ट है कि एक समतल पृष्ठ को 200 कैंडल पावर, 200 कैंडल पावर मतलब ये ज्योति तीव्रता है ना, कि एक समान प्रकाश को 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है पृष्ठ पर। उस समय प्रदीपन की तीव्रता की गणना कीजिए जब यह किरणों के लंबवत और समांतर हो। बड़ा आसान है, इसका सूत्र होता है इल्यूमिनेशन ई बराबर, है ना, ज्योति तीव्रता बटे आर स्क्वायर, यही इसका फॉर्मूला है। बहुत ही नन्हा सा और प्यारा सा एक फॉर्मूला है, ई बराबर आई बटे आर स्क्वायर। ई बराबर आई क्या है? ज्योति तीव्रता, जो कि 200 कैंडल पावर का है। आर स्क्वायर कितना है? 3 मीटर, तो 3 का वर्ग आपको करना होगा, ठीक है ना। फिर ई बराबर 200 बटा 9, 200 बटा 9 कितने बार में जाएगी? 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, पॉइंट 9 दूना 18, 9 दूना 18, यही 22.2222। ऑप्शन नंबर डी 22.2222 लक्स आपका यहाँ पर प्रदीपन की तीव्रता होगी। 22.22 है ना, पॉइंट के बाद अपन एक एक संख्या पढ़ते हैं। तारों के लिए वर्ण कोडन का उपयोग न करने की संभावित हानि क्या है? मतलब कि हम जानते हैं कि जो तार होता है, एसी का जो सिंगल फेज है, एसी के सिंगल फेज में क्या होता है? फेज किस कलर का होगा? लाल रंग का होता है कि नहीं। और न्यूट्रल ये होता है काला रंग का, न्यूट्रल का रंग काला होता है। लेकिन एसी के 3 फेज सिस्टम में कैसा होता है? एसी के 3 फेज प्रणाली में कैसा होता है? तो इसमें देखिए, इसमें अलग अलग होता है। ये हमारा आर फेज, ये है हमारा आर फेज, और ये है वाई फेज, और ये होता है बी फेज, है ना। तीनों के अलग अलग कलर हो गए। जो हमारी न्यूट्रल होगी वो काला रंग की होगी, ये हमारी न्यूट्रल, और अर्थ जो होगी वो ग्रीन कलर की होगी, है ना, ये है अर्थ। तो हर किसी का कलर आप देख रहे हैं। लेकिन डीसी प्रणाली में कैसा होता है? डीसी प्रणाली में कैसा होता है तार का रंग? तो डीसी प्रणाली में जो पॉजिटिव होता है उसका रंग होता है लाल, और जो निगेटिव होता है उसका रंग होता है काला। निगेटिव का रंग काला, है ना। कई बार ऐसा होता है कि निगेटिव का रंग ब्लू भी रखा जाता है, कई बार ऐसा होता है कि निगेटिव का रंग ब्लू भी रखा जाता है। और जो अर्थिंग होती है ना, वो सफ़ेद कलर की। अब तो सफ़ेद पेन इस पे चलेगा नहीं, सफ़ेद बैकग्राउंड है, तो मैं कोई और चला देता हूँ, है ना, इसको चला देता हूँ। तो अर्थ के लिए, अर्थ हेतु तार का रंग, अर्थ हेतु तार का रंग होता है आपका सफ़ेद कलर का, और कई बार देखा गया है ग्रे कलर का, है ना, ग्रे रंग का। तो डीसी में आप बिना वोल्ट मीटर के आप पता ही नहीं कर सकते कि अर्थ तार कौन सा है ना, कि निगेटिव तार कौन सा है, क्योंकि निगेटिव कई बार ब्लू होता है, कई बार ब्लैक होता है। अर्थ तार कई बार सफ़ेद कलर का होता है, तो कई बार ग्रे कलर का होता है। तो ऐसे में डिफ़िकल्ट हो जाता है पता करना। लेकिन अगर ये है तो हम समझ जाएंगे कि ये ग्रे है तो ये तार होगा, लाल है तो ये फेज है ना। लेकिन अगर मान लो कि ये सब हो ही ना, सारे तार काले काले हों, तो क्या बताओ आप लोगों को काम करने में कठिनाई नहीं आएगी? आएगी, काम करने में आपको बहुत कठिनाई आएगी। तो ये पूछ रहा है कि संस्थापन समय में कमी आएगी? नहीं। सौंदर्य आकर्षण प्रभाव में वृद्धि होगा, मतलब दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा, अरे देखने के लिए नहीं बनाया गया है। बेहतर सिग्नल गुणवत्ता के लिए नहीं। दोष निवारण, यानी कि जब आप मेंटेनेंस करेंगे ना, तो मेंटेनेंस के दौरान काम करने के समय पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि फेज कौन था, न्यूट्रल कौन था। सिंगल फेज का अगर एसी वाला है तो चल जाएगा कि न्यूट्रल में फेज दे दो तो न्यूट्रल तार फेज बन जाएगी, है ना। तो लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता, पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही कनेक्ट कर दो, नहीं तो फॉल्ट हो जाएगी,
है ना, मामला उल्टा हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी है कि दोष निवारण के दौरान कार्यों की पहचान करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी, इसलिए हम ऐसा करते हैं। लो भाई, एक और ताबड़तोड़ सवाल है कि 3 फेज प्रेरण मोटर में अत्यधिक कंपन सामान्यतः किस कारण से होता है। बड़ा जेन्युइन सवाल है और बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है ये, कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है, बहुत ज़्यादा ना वो वाइब्रेशन कर रहा है ना, तो रीज़न बताना है आपको। देखिए, आंसर होगा कि बेयरिंग व विफलता या अपरेखण। अपरेखण का मतलब होता है कि मिस अलाइनमेंट। अलाइनमेंट समझ रहे हैं ना, सही तरीके से बैठा नहीं है आपका बेयरिंग शाफ्ट पर, इसलिए कंपन कर रहा है मोटर, या फिर बेयरिंग फेल हो चुका है, खराब हो गई है, इसलिए कर रही है। ये तो रीजन ठीक है, ये डिपार्टमेंट ने माना था। इसको किसने माना था आंसर? आयोग ने इसका करेक्ट आंसर माना था। लेकिन इसके अलावा ये भी है कि रोटर चालक में विपरीत परिपथ, रोटर चालक में विपरीत परिपथ, ये भी सही आंसर है। अब कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर रोटर का बार आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? 3 फेज प्रेरण मोटर का बार, 3 फेज प्रेरण मोटर का ये है रोटर। इस रोटर को कैसे फिक्स किया गया है? रोटर के बार इस पे लगे हुए हैं, है ना, आप यहाँ पर देख रहे हैं रोटर के बार्स लगे हुए हैं। इस रोटर के बार्स को, है ना, एंड रिंग के द्वारा, किसके द्वारा? एंड रिंग द्वारा वेल्डिंग किया जाता है ना, एंड रिंग द्वारा वेल्डिंग किया जाता है। अगर वेल्डिंग टूट गया, अगर वेल्डिंग सही तरीके से नहीं हुआ है ना, एंड रिंग अलग हो गया और बार्स अलग हो गए, तो भी कंपन करने लगेगा, तो भी मोटर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करने लगेगा। और ये टूटता कैसे ही, आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये हाईलाइट किया गया है, ये टूटा हुआ है। मैं आपको दिखाऊं, देखिए, ये देखो आप, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ये टूटा हुआ। तो बिल्कुल मेरे भाई, ये क्या है? ये टूटा हुआ है। ये कैसा है? ये टूट गया है। तो ये टूटा क्यों? टूटने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? टूटने का रीज़न हो सकता है, देखना, टूटने के कारण, टूटने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला तो हो सकता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, अगर मोटर को बहुत ज़्यादा ओवरलोड चलाओगे तो ऐसा हो सकता है, वेल्डिंग छोड़ देगा। दूसरा, मोटर को बार बार ऑन करना या ऑफ करना, वो भी हैवी लोड पर, वो भी हैवी लोड पर। अगर मोटर में हैवी लोड कनेक्ट है और बार बार उसको बंद कर रहे हो, बार बार चालू कर रहे हो, तो ये हो जाएगा, ये बार टूट सकते हैं। ओवरलोडिंग से भी टूट सकते हैं, है ना। भयानक शॉर्ट सर्किट से कई बार ये चटक जाता है, ओवर हीटिंग की वजह से, है ना। तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो इसके जो आंसर है ना, वो ना केवल ऑप्शन नंबर ए है, बल्कि ऑप्शन नंबर डी है, बल्कि ऑप्शन नंबर सी भी इसका करेक्ट आंसर है, कि रोटर चालक में विपरीत यानी कि ओपन परिपथ हो जाना, जिसकी वजह से अत्यधिक कंपन होगा, है ना। ये दोनों रीज़न है। अब इस पे ऑब्जेक्शन आप लोग लगा सकते थे, इस पे ऑब्जेक्शंस लगाया जा सकता था, है ना, और बच्चों ने लगाया भी होगा उस टाइम पे। अगर आप आज के टाइम पे अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप भी ऑब्जेक्शन लगाना। कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके 72 घंटे तक, एग्ज़ाम कंडक्ट होने के 72 घंटे बाद, नहीं, एग्ज़ाम होने के 72 घंटे तक, मतलब 3 दिन तक आप लोग का एक उसी पर ऑफिशियल लिंक जारी होता है, एक्टिव होता है, जिसमें ऑब्जेक्शन लगाया जा सके। तो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए लिंक एक्टिव होता है, ऑब्जेक्शन बच्चे लगाते हैं, है ना। कई बार तो ऐसे विभाग हैं कि ऑब्जेक्शन लगाने का चार्ज भी लगता है कुछ रुपए, और कुछ ऐसे विभाग हैं जो चार्ज नहीं लेते। वो जानते हैं कि अगर हमसे गलती हुआ है तो उसको सुधार हम करेंगे, है ना, तो वो ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं बच्चों को। भूमि पर क्षरण धारा यानी कि लीकेज करंट को रोकने के लिए लाइन विद्युत रोधियों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? लीकेज करंट को आपको रोकना है तो कौन सा विद्युत गुण होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखना यार, एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर के अंदर मैं अगर कहूँ, है ना, कौन कौन से गुण हैं। इंसुलेटर मतलब कुचालक, और कुचालक मतलब अचालक, है ना, ये तीनों बातें एक हैं, ठीक है सर। देखना, इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इसकी जो
डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये सबसे पहले कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इसमें प्रतिरोधकता कैसा होना चाहिए? ये प्रतिरोधकता भी उच्च होना चाहिए। तीसरा, विद्युत चालकता शून्य होना चाहिए, है ना। चौथा, ये तापमान से परिवर्तित ना हो, है ना, तापमान का प्रभाव न, मतलब कि तापमान का प्रभाव इस पर नहीं पड़ना चाहिए, वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा इंसुलेटर हमारा होना चाहिए। तो इसकी जो विद्युत प्रतिरोध है ये कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, ताकि इसमें से करंट फ्लो ना हो सके। नहीं तो अगर करंट फ्लो हो जाता है, मान लो एक प्लास है आपके पास, है ना, उसमें आपको लाइव तार पर काम करना है। अब प्लास में अगर इंसुलेटर लगने के बावजूद भी आपको करंट लग जाता है, तो फिर उस इंसुलेटर का क्या काम? किस मतलब का वो इंसुलेटर है? किसी काम का नहीं है। इसीलिए बोला जा रहा है कि विद्युत प्रतिरोध कैसा हो? उच्च हो सके तो अनंत हो, ताकि उसमें से करंट किसी भी कंडीशन में ना चल सके, तभी तो हमें इंसुलेट करेगा, है कि नहीं। तो ये जो चारों ऑप्शन मैंने लिखाया है ये इनके अंदर होना चाहिए, है ना। आगे बढ़िए। यदि किसी डीसी मशीन में ध्रुव की संख्या स्थिर रखते हुए ध्रुव पिच को बढ़ाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव अपेक्षित रूप से हो सकता है? ये सवाल हाई लेवल का है, ये सवाल हाई लेवल का है ना, ये सवाल बिल्कुल हाई लेवल का है। यानी कि पोल की संख्या को स्थिर रखा जाए और पोल पिच को बढ़ाया जाए तो क्या होगा? देखना, हम जानते हैं कि बैक ईएमएफ बराबर, डीसी मोटर है ना, हाँ, बैक ईएमएफ बराबर φZNP बटा 60A। ये 60A जो है ये तो किस पे डिपेंड करेगा? ये तो डिपेंड करेगा कि वाइंडिंग लैप प्रकार का है या वेव प्रकार का, उसके हिसाब से करंट को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए रास्ते मिलेंगे। ठीक है, ये तो फिक्स है। अब पोल तो भाई जब एक बार मोटर का कंस्ट्रक्शन हुआ, मोटर का निर्माण हुआ, वाइंडिंग वगैरह सब कुछ लगाई गई, उसी समय पोल निर्धारित हो गए। तो पोल कैसा होगा? पोल इसका होगा स्थिर, पोल में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। एन पोल से ही डिसाइड होता है कि स्पीड कितनी होगी, है ना, पोल से डिसाइड होगा। तो ये भी कैसा है? ये भी है स्थिर। लेकिन चालक जेड क्या है? आर्मेचर चालक। आर्मेचर चालक क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग भी तो स्थिर है, क्योंकि आर्मेचर में जो वाइंडिंग एक बार हो चुका है तो ऐसा थोड़ी है कि स्पीड कम करना है तो हम वाइंडिंग को फिर से 2-4 टन खोल दें और फिर से उसको वाइंडिंग करके रख दें। स्पीड बढ़ाना है तो फिर मोटर को खोलें, फिर 2-4 लपेटा और बढ़ा दें। क्या ऐसा हम करते हैं? नहीं करते। यानी कि ये भी कैसा है? स्थिर। तो फिर बचा क्या? बचा बैक ईएमएफ फ्लक्स के समानुपाती है। यानी कि बैक ईएमएफ को बढ़ाना है तो फ्लक्स को बढ़ाइए, बैक ईएमएफ का मान बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बात ये आ रही है मेरे भाई, कुल मिलाकर के यहाँ पर बात ये बन रहा है कि पोल की संख्या को अगर आप स्थिर रखते हैं तो पोल पिच को बढ़ाते हैं ना। पोल पिच बढ़ने से ये होता है कि ये मान लीजिए ये पार्ट है स्टेटर का, ये पार्ट है रोटर का, है ना। ये है क्या? ये रोटर का है, ये है स्टेटर। वैसे तो रोटर को आर्मेचर बोला जाता है डीसी मोटर में, तो ये है हमारी आर्मेचर। अब देखिए, अगर पोल की संख्या को स्थिर रखते हैं और पोल पिच को बढ़ाते हैं तो ये है एयर गैप। ये क्या है? एयर गैप। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर फ्लक्स जो है वो गति करता है, तो फ्लक्स का मान यानी एयर गैप ज़्यादा हो जाएगा। एयर गैप का आकार ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो फ्लक्स एक समान रूप से वितरित होने चाहिए सभी पोल के ऊपर, तो वो एक समान रूप से वितरित होंगे। और जब एक समान रूप से वितरित होगा तो यानी कि फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान होना चाहिए सभी कॉइल पर, तभी जाकर के एक समान मान का ईएमएफ उत्पन्न होगा। और जब फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा तभी जाकर के जो टॉर्क है वो टॉर्क कैसा उत्पादन होगा? हाई लेवल का, अधिक टॉर्क उत्पादन होगा। आ गई बात समझ में? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना।
मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोस्तों आप हर मैराथन क्लास से कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं, अलग लेवल का सीख रहे हैं। और आजकल जो एग्ज़ाम होता है ना, वो इतने हल्के में, मतलब कि क्वेश्चन इतने हल्के वाले क्वेश्चन नहीं रहते, बच्चों के तो पल्ले भी नहीं पड़ते, ऐसे सवाल आने लगे हैं अब, ठीक है ना। तो अगर आपने ये ठान ही लिया है कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना ही है, तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता कि किस लेवल की हम मतलब कि सवालों से भिड़ रहे हैं, है ना। आपको अच्छे हाई लेवल के सवालों से भिड़ना होगा, तभी जा कर के नैया पार होगी, ठीक है ना। कोई भी विभाग हो गया, अब बढ़िया मॉडरेट लेवल के और हाई लेवल के सवाल सेट होता है एग्ज़ाम में। तो हाई लेवल के जब आप तैयारी करेंगे तभी जा कर के एग्ज़ाम में, है ना, मुकाबला टक्कर का होगा, नहीं तो फिर धराशायी हो जाएगा, ठीक है ना। बड़े सवाल की तरफ बोल रहा है कि मल्टी रेंज ताप नियंत्रक। ताप नियंत्रक मतलब थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट। ओवन में, ओवन मतलब क्या है, चूल्हा, है ना, चूल्हा में ऊर्जा दक्षता में किस प्रकार योगदान कर देता है? यथार्थ तापमान समायोजित करने की सुविधा। बिल्कुल सही है। देखना यार, सिंपल सी कहानी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एक कपड़ा है टेरी काट का, उसको हमें प्रेस करना है, और एक हमारे पास कपड़ा है कॉटन का मोटे वाला, उसको भी प्रेस करना है। तो टेरी काट कपड़े को जब प्रेस करोगे तो प्रेस में जो एक स्विच होता है, घूमता है, जो उसको बोला जाता है थर्मोस्टेट। तो उस स्विच से कम तापमान करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, नहीं कपड़ा जल जाएगा। लेकिन अगर हम कॉटन का कपड़ा प्रेस करेंगे तो हमें टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तब जा कर के वो कपड़ा अच्छे से प्रेस हो पाएगा। मतलब कि ताप को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये थर्मोस्टेट कर रही है। इसी प्रकार से एक हमारे पास ओवन है जिससे खाना बनता है, तो उसको अगर हम ताप नियंत्रण करना चाहे थर्मोस्टेट से, है ना, तो ये किस प्रकार से योगदान देता है? ये योगदान देता है कि एक्चुअल में यथार्थ टेम्परेचर को एडजस्ट करने की सुविधा देता है ना। अगर हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सेट करना चाहें तो ये सेट कर सकते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर सेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, 10 डिग्री पर तो भी कर सकते हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टी रेंज वाला है। कैसा है? मल्टी रेंज वाला है। हालांकि इतना होता नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि किसी भी टेम्परेचर पे उसको घुमाइए और सेट हो जाता है। तो आंसर क्या है? यथार्थ तापमान समायोजित करने की सुविधा देता है हमें थर्मोस्टेट, है ना। देखिए यार, सवाल को ना आप चाहें तो अपने उंगली के इशारे पे नचा सकते हैं, बस सवाल को समझना पड़ता है कि सवाल एक्चुअल में बोल क्या रहा है ना। सवाल बोलते हैं, बस आपको सुनने के लिए अपने कान खड़े करने होंगे, तभी जाकर के आप सवालों को सुन पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वात्या परिपथ वियोजक, यानी कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ABCB का एक महत्वपूर्ण प्रकार नहीं है? देखिए क्या होता है ना कि हमारा सर्किट ब्रेकर में 2 कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं। कितने? 2 कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं इस प्रकार से। तो एक तो होता है फिक्स वाला, एक होता है फिक्स्ड, और एक होता है अरे मैं ये लिख दूँ ना, चल अचल तो ज़्यादा सही रहेगा, चल और अचल। यानी कि ये तो फिक्स है, ये खड़ा रहता है और मूवमेंट ये करता है। जैसे सर्किट को ब्रेक करना होगा ना, जब सर्किट को ब्रेक करना होगा तो ये या तो ऊपर चली जाएगी या ये नीचे आ जाएगी, है ना, इसके संपर्क में नहीं आएगी। जैसे ये ऊपर नीचे आती है ना, तो यहाँ पर एक आर्क डेवलप होता है, यहाँ पर एक आर्क बनता है। इस आर्क को ये कह रहा है इस आर्क को कि क्रॉस ब्लास्ट, यानी इस आर्क के क्रॉस में ये ABCB जो सर्किट ब्रेकर है ये हवा देगा, जिससे आर्क बुझ सके। तो ये वात्या परिपथ वियोजक का एक प्रकार है, ये सही है। पूछा गया है? नहीं है। एक्सियल का मतलब समांतर, ये डायरेक्ट ऐसे हवा देगा, डायरेक्ट ऐसे, यानी कि ये आर्क है, आर्क मतलब बिजली का चिंगारी, और इसको हवा से बुझाना है तो ये आर्क बिल्कुल इसके समांतर क्रम में ये आर्क को बुझाने के लिए ये हवा देगी। तो इस प्रकार का भी वात्या परिपथ वियोजक होता है। तीसरा है फोर्स्ड ब्लास्ट। फोर्स्ड ब्लास्ट मतलब एक ताकत लगा करके हवा देगा ताकि ये आर्क बुझ जाए, तो इस प्रकार का भी होता है।
मतलब ये तीनों हैं। रेडियल ब्लास्ट ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा हमारा ABCB प्रकार का ये सर्किट ब्रेकर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। ठीक है बाबू भैया। Which of the following factor is not normally recording is winding data, recorded in winding data? आपने देखा होगा ना कि जो वो होते हैं दुकानदार जो मोटर की वाइंडिंग करते हैं, बड़े लेवल का अगर दुकानदार है ना, बड़ा दुकान है उसका, तो जब आप मोटर को रिवाइंडिंग कराने जाएंगे तो उसको मोटर के कॉइल को खोलने से पहले वो सब कुछ चेक करेगा, है ना भाई। तार की मोटाई कितनी है, तार का टर्न कितना था, कितने टर्न का लपेटा गया था, कॉपर थी कि एल्यूमिनियम था, ठीक है ना, कौन से ग्रेड का बैरिंग लगा था, कौन से ग्रेड का, वगैरह वगैरह सब कुछ चेक करेगा और एक डाटा शीट बनाएगा, उसमें उसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये बोल रहा है कि क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्या दर्ज नहीं किया जाता है ना। निर्धारित वोल्टता, अरे दर्ज किया जाता है मेरे भाई, कि भाई कितने वोल्टेज पर आपकी मोटर चलती है कैसे पता चलेगा, ये दर्ज किया जाता है। क्रोड का शक्ति गुणांक नहीं किया जाता। क्रोड का शक्ति गुणांक किस पर डिपेंड करता है? ये लोड पर डिपेंड करता है। किस पर? लोड पर। भाई कि निम्न लोड पर चल रही है आपकी मोटर कि उच्च लोड पर। अब देखना, सबसे पहली बात कि निम्न लोड पर कैसा पावर फैक्टर होता है? निम्न होता है कि नहीं? निम्न पावर फैक्टर। क्यों निम्न पावर फैक्टर होता है? क्योंकि निम्न लोड पर उच्च चुंबकीय करंट चलता है। निम्न लोड पर कैसा करंट चलता है? उच्च चुंबकीय, निम्न लोड पर उच्च चुंबकीय धारा प्रवाहित होती है। कैसा धारा प्रवाहित होगी? इस प्रकार का धारा प्रवाहित होगी, जिसमें जो पावर चलेगा वो रिएक्टिव पावर। कैसा पावर? रिएक्टिव पावर प्रवाहित होती है। और इस रिएक्टिव पावर के वजह से जो पावर फैक्टर होती है वो हमारी बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ना। इसीलिए निम्न लोड पर निम्न पावर फैक्टर होता है। अगर मान लो कि हमारी मोटर उच्च लोड पर चल रही है, तब क्या होगा? उच्च लोड पर देखना, उच्च लोड पर पावर फैक्टर उच्च होता है। कैसे? क्योंकि इस समय जो पावर का डिमांड होता है मोटर को, वो वास्तविक पावर होती है। कैसा होता है? वास्तविक पावर मतलब एक्टिव पावर। वास्तविक पावर मतलब एक्टिव पावर। कैसा पावर होता है? एक्टिव पावर होता है। और इस एक्टिव पावर की वजह से हमारी जो पावर फैक्टर है ये कैसा हो जाता है? उच्च हो जाता है ना। कैसा हो जाता है? उच्च। लेकिन जब मोटर को हम शुरू करते हैं, मोटर को चालू करते हैं ना, तो एक बार मोटर का पावर फैक्टर जैसे कि 0 पर रहेगी। ये पावर फैक्टर जैसे मोटर हमारी घूमना चालू हुआ तो ये पावर फैक्टर बढ़ते एकदम पीक पर चला जाएगा, लगभग इकाई के बराबर, मतलब 0.9 के लगभग चली जाएगी। फिर वापस आएगी, आते ये अपने एक मान पर स्थिर हो जाएगी। ये अपने एक मान पर स्थिर हो जाएगी, है ना। अब ये स्थिर कहाँ पर होगी? ये किस पर डिपेंड करता है? ये लोड पर डिपेंड करता है कि किस लोड पर आपका चल रहा है, उच्च लोड पर कि निम्न लोड पर। निम्न लोड पर रिएक्टिव पावर चलता है, मैग्नेटिक करंट हाई होती है, और वो जो मैग्नेट का गुण होता है ना, वो यही होता है कि पावर फैक्टर को गिरा देता है। इसीलिए निम्न लोड पर पावर फैक्टर कम होती है। तो क्रोड का पावर फैक्टर कैसा है कैसा नहीं, उस मैकेनिक को क्या पता, उस इलेक्ट्रीशियन को क्या पता, है ना। इसलिए वो अपने डेटा शीट पर दर्ज नहीं करता। कुंडलन का परत यानी कि कितने टर्न का कुंडलन है, कितने टर्न का लपेट है, इस पर करता है। चालक का आकार, है ना, कितने mm का आपने चालक लगाया है या कितने SWG का चालक तार उसमें है ना, एल्यूमिनियम है कि कॉपर है, ये सब कुछ अपने डाटा शीट में वो नोट करता है। तो यहाँ पर बोला गया क्या नोट नहीं करता, तो आंसर ये होगा कि क्रोड का शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, ये इसको नोट वो नहीं करता है। ठीक है मेरे भाई। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्पीड जनरेटर इन ए अल्टरनेटर? बताना।
अल्टरनेटर में मूल गति उत्पादक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? मूल गति उत्पादक मतलब प्राइम मूवर। मूल गति उत्पादक मतलब प्राइम मूवर। प्राइम मूवर जैसे कि वो जो शादी ब्याह में हम वो लाते हैं ना जनरेटर, उस जनरेटर को चालू करने के लिए हम एक हैंडल लगाते हैं और दे दनादन घुमाते हैं, वो क्या है? उसका प्राइम मूवर है, जो यांत्रिक गति हम दे रहे हैं और वो हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त करके देता है। तो वही बोल रहा है कि मूल गति उत्पादक क्या है? प्राइम मूवर। इसका काम क्या होता है? अल्टरनेटर के वोल्टता आउटपुट को एडजस्ट करना, ये तो स्टेबलाइजर का काम है। अल्टरनेटर के रोटर की चाल को रेगुलेट करना, कम ज़्यादा करना नहीं। अल्टरनेटर के रोटर चाल को घुमाने के लिए आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना। क्या प्रदान करना? यांत्रिक ऊर्जा की आपूर्ति करना। अगर अल्टरनेटर को हम यांत्रिक शक्ति नहीं देंगे, अल्टरनेटर का काम क्या होता है? इसका काम यही होता है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यही होता है काम। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? इसका इनपुट है। इनपुट कहाँ से मिलेगा? प्राइम मूवर से मिलेगी। कहाँ से? प्राइम मूवर। और प्राइम मूवर से ही हम इसको घुमाते हैं। बाकी विद्युत ऊर्जा क्या है? ये आउटपुट है और ये हमें कहाँ से मिलेगा? इसके कॉइल से। कहाँ से मिलेगी? इसके कॉइल से, इसके वाइंडिंग से। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटर के रोटर चाल को घुमाने के लिए आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा की आपूर्ति करना मूल गति उत्पादक का सबसे पहला उद्देश्य होता है। जैसे आपका जब आप पूरा दिन अपना काम करके सोते हैं और सो करके जब सुबह जगते हैं तो आपका सबसे मेन काम होता है कि अपना पढ़ाई करना, है ना। अपनी तैयारी का पहला काम अपना पढ़ाई करना, उसके बाद जो काम है वो बाद में होगा। तो सबसे मूल काम क्या है? तैयारी करना, पढ़ाई करना। तो वैसे ही इसका सबसे मूल काम होता है रोटर को घुमाना। हाँ, ये कैसा सवाल है? 500 वोल्ट बटा 250 वोल्ट 50 kVA सेटअप में ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक धारा, है ना, क्रमशः कितना होगा? कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा? पावर भी है, ये देखिए, ये पावर रेटिंग भी है ना। ये क्या है? इसकी पावर रेटिंग। अच्छा देखिए, पावर बराबर क्या होता है? अब देखिए, हमें बोला गया है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड का भी है, सेकेंडरी साइड, दोनों साइड का करंट निकालना है। तो पावर बराबर कैसे फॉर्मूला सेट करेंगे इस पे? प्राइमरी वोल्टेज गुणे प्राइमरी करंट, है ना, बराबर सेकेंडरी वोल्टेज गुणे सेकेंडरी करंट। क्या इस फॉर्मूला से आंसर ले आएंगे हम? चलिए ट्राई करते हैं। पहले प्राथमिक करंट यानी कि आ जाएगी प्राइमरी करंट बराबर P बटा प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। पावर कितना है? 50 kVA, 50 K का मतलब 10 की घात 3 बटा प्राइमरी वोल्टेज 500। चलिए देखते हैं आता है सवाल कि नहीं आता आंसर। ट्राई तो कर ही सकता हूँ, है कि नहीं। 1 0 से ये 1 0 चली जाएगी, है ना, और 50 दूना 100 0 यानी कि 5 दूना 10 100। क्या 100 आ रही है? 100 एम्पियर करंट किसी ऑप्शन में है? 120 100, हाँ, एक ऑप्शन नंबर बी है। अब सेकेंडरी का देखते हैं ना। सेकेंडरी, इसका सेकेंडरी करंट बराबर P बटा सेकेंडरी का वोल्टेज, शायद तक आंसर आ जाएगी। वही 50 गुणे 10 की पावर 3 बटा 2500, है ना, 2500। अब इसको काटिए, क्या कट रहा है ये? अगर 20 आ जाता है तो मान लो कि हमारी नैया पार हो जाएगी, नहीं तो हम अटक जाएंगे रास्ते में, ठीक है ना। 1 0 से ये 1 0 और ये किससे कटेगी? 25 चौके 100, 25 चौके 100 4, है ना। 25 बार कट जा रही है 1000, 4 बार में 4 पंचे 20 आ तो गई यार। ये सेकेंडरी का करंट है, ये प्राइमरी का करंट है, बिल्कुल आ गई।
सही कटा है ना, 20 एम्पियर। अरे भैया आंसर आ गया, आप क्या चाहिए, आंसर ले आया हमने, बस हो गया। यही सॉल्यूशन है आपका, बड़ा इजी सा है ना। नेक्स्ट चलो, एक धुआंधार सवाल आपके सामने आया हुआ है, इसका जवाब दो, है ना, धुआंधार तरीके से। द पावर अवेलेबल इन द विंड ऑफ प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, पवन में उपलब्ध शक्ति निम्नलिखित में किसके समानुपाती होता है। मतलब कि पवन में उपलब्ध शक्ति किसके समानुपाती होता है, कहने का मतलब इनका ये है कि पवन की जो चाल है, हवा की जो स्पीड है, वो वर्ग में होता है कि घन में होता है, 1/3 में होता है, किस में होता है, ये घन में होता है ना, पवन की चाल घन में होता है। लेकिन पवन की गति नहीं बोला गया है, तो पवन की गति सुनो, जब 14 से लेकर के 18 है ना किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड होती है, की स्पीड हवा चलती है, की स्पीड से हवा चलती है, तब विंड पावर है ना, तब विंड टरबाइन विद्युत उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं, है ना, विद्युत उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। जब 14 से लेकर के 18 किलोमीटर प्रति हावर की घंटा से हमारी हवा की गति होती है, तो उस समय ये विंड टरबाइन जो है ये करंट बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनका भी अपना एक स्टैंडर्ड है, हवा की स्पीड, वो स्टैंडर्ड है कि 25 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से ये टरबाइन उच्च विद्युत क्षमता पर काम करते हैं, यानी कि उच्च विद्युत का उत्पादन ये करते हैं। 25 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से जब हवा चलती है तो ये टरबाइन, विंड टरबाइन उच्च विद्युत उत्पादन करते हैं। वहीं पर 90 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से अगर हवा चलेगी तो टरबाइन को बंद कर दिया जाता है ना, टरबाइन को बंद कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। इसलिए बंद कर दी जाती है, नहीं तो इसके जो ब्लेड है ना वो पंख टूट जाएंगे। ये देख रहे हैं ना, 1 2 3 ब्लेड है, ये टूट जाएंगे। इसमें देखना, अब हवा तो किसी एक डायरेक्शन में चलता नहीं, कभी पूरब से पश्चिम, कभी उत्तर से दक्षिण। तो अगर इसका फेस मान लो पश्चिम तरफ है और हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण, तब तो ठीक है। लेकिन हवा अगर मान लो कि पूरब से पश्चिम चलने लगे, तब तो ये उतने स्पीड से नहीं घूम पाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर एक यॉ सिस्टम लगी होती है, पूरा मैकेनिज्म होता है ना। यहाँ पे एक वो होता है चुंबकीय सुई, वो चुंबकीय सुई दिशा निर्धारित करता है, वो देखते रहता है, टक लगाए बैठे रहता है कि हवा किधर से किधर चल रही है। ये तुरंत ये यॉ सिस्टम घूम करके उधर ही खड़ा हो जाता है जिधर से हवा चल रही है ना। तो ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इसका जो ये वाला भाग जो दिख रहा है कितना बड़ा, इतना बड़ा होता है कि मान लो कि यहाँ पर आदमी जाकर के आराम से खड़े हो सकते हैं, इस हाइट का होता है ना। फैन का ब्लेड है, ये सारा सिस्टम है। विंड पावर प्लांट, ये तो पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया है। हमारे मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में सबसे बड़ा दुनिया का विंड पावर प्लांट लगा हुआ है। लेकिन क्या मतलब, किसी को भी सरकारी नौकरी का कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पर, पूरा प्राइवेटाइजेशन है, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट पे काम होता है, ठेका चलता है वहाँ पर, और ठेकेदारी तरीके से बच्चों को वहाँ पर हायर कर लेते हैं, काम कराते हैं, है ना। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पवन चाल के घन इसका करेक्ट आंसर होगा। लो भाई, नेक्स्ट है कि तुल्यकालिक मोटर बिना किसी तुल्यकालत्व के बाहर निकलने अधिक बलाघूर्ण विकसित कर सकती है, जिसे क्या कहा जाता है, पुल आउट टार्क, है ना, जिसको पुल आउट टार्क कहते हैं, विकर्षण बलाघूर्ण, पुल आउट टॉर्क कहते हैं, विकर्षण बलाघूर्ण। मतलब कि देखना यार, कहने का मतलब कि अगर मैं इस स्पीड से, इस फॉर्मूला से अगर मैं इसका सिंक्रोनस स्पीड सेट करूं तो क्या होता है, हमें ये पता चलता है ना कि अगर 2 पोल की हमारी सिंक्रोनस मोटर है तो इसकी सिंक्रोनस स्पीड 3000 आरपीएम होगी। कितना? 3000 आरपीएम होगा, है ना। लेकिन हम कुछ ऐसा सिस्टम बना करके, फ्लक्स को कम ज़्यादा करके, हम मान लो इस 3000 आरपीएम को हम 3550 आरपीएम कर देते हैं।
कितना 3550 आरपीएम। तो ऐसे में क्या होगा कि ये अपने सिंक्रोनस को, ये अपने सिंक्रोनिज्म को ये क्या करेगा, ये खो देगा। भाई इसको चलना था 3000 आरपीएम पे और ये चलने लगा 3550 आरपीएम पे, तो ये अपने सिंक्रोनिज्म को खो देता है। क्या करता है, सिंक्रोनिज्म को खो देता है ना। इसको हम कहते हैं पुल आउट टॉर्क, यानी कि ये आउट हो चुका है, अब अपने रेंज से बाहर हो चुका, तो ये इसको कहा जाता है पुल आउट टॉर्क, ठीक है ना। नेक्स्ट, यदि स्टेटर वाइंडिंग में लघु परिपथ का संदेह हो, यानी कि स्टेटर वाइंडिंग है, कॉइल मान लो शॉर्ट हो गई है, तो निम्नलिखित में से किसकी टेस्टिंग करना है आपको, इनकमिंग टर्मिनल पर पावर सप्लाई की। अरे नहीं मेरे भाई, अगर वाइंडिंग शॉर्ट है तो इनकमिंग आपको चेक करने की क्या जरूरत है। इनकमिंग चेक करने की तो आप इनकमिंग क्या चेक करेंगे, वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि इनकमिंग वोल्टेज 3 फेज का है तो 415 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंगल फेज का है तो 230 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही चेक कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट थोड़ी चेक कर पाएंगे, गलत हो। मेंस पर वोल्टेज की फिर वही बात है, मतलब ये पागल बना रहा है। ओम मीटर या आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके फेज या कॉइल समूह का आप चेकिंग करने के लिए ये कदम उठा सकते हैं, बिल्कुल सही है, शॉर्ट सर्किट का पता चलेगा। ग्राउलर जो है ना केवल ये शॉर्ट सर्किट बल्कि ओपन सर्किट और ग्राउंड फॉल्ट, है ना। शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट, तीनों प्रकार के दोष का पता लगाता है ग्राउलर। ओम मीटर किसका पता लगाएगा, प्रतिरोध का, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ये एक गुड़िया सा सवाल आया है ना। अल्टरनेटर में चाल दोलन, अल्टरनेटर में चाल दोलन का क्या कारण है। चाल दोलन मतलब पता है क्या है, चाल दोलन का मतलब है फ्लक्चुएशन, गति कम ज़्यादा होना। जैसे कि जब बाइक हमारी कम स्पीड पर चल रही है, मान लो कि बाइक 25 से 30 की स्पीड पर आपकी चल रही है और आप चौथे गियर पर हैं, स्पीड अगर और थोड़ा सा कम करेंगे ना तो गाड़ी आपकी हुचाने लगती है कि नहीं, गाड़ी आपकी रुक रुक करके चलने लगती है, फिर आप गियर चेंज करते हैं, कहते हैं अरे गियर मांग रहा है, गियर डाल गियर डाल। तो ऐसे ही होता है अल्टरनेटर में, अगर स्पीड जो है ना वो कैसा है, वो दोलन कर रहा है, कम ज़्यादा कर रहा है, तो क्या रीज़न हो सकता है। रीज़न सिंपल सा है, अतिलोड, अतिचाल, गति में उच्चावचन के साथ चाल, या लोड में लगातार उच्चावचन, यानी कि लोड में लगातार फ्लक्चुएशन हो रहा है, लोड कम ज़्यादा हो रहा है। अगर लोड कम होगा, मान के चलो कि एक अल्टरनेटर है उसमें लोड कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो लोड में अगर लगातार फ्लक्चुएशन आएगा तो बताओ इसकी स्पीड कम ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, होगी सर। उसके हिसाब से तो ये भी नहीं, ओवरलोड इसलिए नहीं होगा कि ओवरलोड कर दोगे ना तो हो सकता है आपका अल्टरनेटर खड़ी हो जाए, मोटर का शाफ्ट घूमना बंद हो जाए, लेकिन ये दोलन नहीं करेगा, है ना। कम ज़्यादा नहीं करेगा। कम ज़्यादा कब करेगा, जब लगातार लोड कम ज़्यादा होगा तब, ठीक है ना। नेक्स्ट रोटर की वाइंडिंग है वो पूरी तरह से गंदा हो चुका है और उस पर तेली पदार्थ जैसे लसलसा पदार्थ हो गया है, तो उसके लिए क्या आप करेंगे, कौन सा प्रोसेस है। प्रोसेस यही है कि वाइंडिंग को पहले साफ करिए और साफ करने के बाद वार्निश डाल दीजिए, एकदम टकाटक हो जाएगी आपकी वाइंडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करिए, साफ करिए। साफ कैसे करना है, ऐसे थोड़ी निरमा साबुन लेकर के बैठ जाना है, साफ करना है उसको। डस्ट वगैरह अगर लगा हुआ है तो बढ़िया वो जो आता है ना एक ब्लोअर से साफ कर दो, ठीक है ना। जो भी पोंछना पाछना होगा कपड़ा से पोंछ दो। उसके बाद बढ़िया क्वालिटी का वार्निश डाल दो। वार्निश डालने से उसकी इंसुलेशन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जो उसमें वाइब्रेशन वगैरह होता होगा वो भी बढ़ जाएगा, वो वाइब्रेशन होना बंद हो जाएगा। देखना हमेशा क्या होता है ना कि वाइंडिंग जब हम करते हैं तो ऐसे ऐसे तार लपेटते हैं, है ना, ऐसे ऐसे तार लपेटते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं ना, दो तार के बीच में ये गैप आपको दिख रहा है ना, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम दिख रहा है कि नहीं। जब इस पर हम लोड जोड़ते हैं, इस भाई यही लीड तो बाहर निकली रहती है, यही दोनों लीड बाहर निकली रहती है। अब मान लो इसमें हमने 10 HP का मोटर जोड़ दिया है, तो जैसे ही लोड बढ़ता है ना तो ये कॉइल डांस करने लगती है,
यानी कि ये कॉइल कंपन करने लगती हैं। अगर कंपन करेंगी ना तो कंपन मतलब घर्षण, घर्षण मतलब कि दो तार आपस में क्या होंगे कि अगर इंसुलेशन घर्षण की वजह से छिल गया और छिलने के बाद ये बॉडी के साथ टच हो गया तो करंट लीकेज होने लगेगा। ये तार तार आपस में ही शॉर्ट हो जाएंगे, 3 फेज का रहेगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए हम इसमें वार्निश डाल देते हैं ताकि ये गैप भर जाए और ये जितने भी दुनिया भर की चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी वो सब उससे छुटकारा पा जाए। इसलिए वार्निश हमेशा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलो मेरे भाई, आज का सबसे लास्ट सवाल है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प इज नो एज ए इमर्सन इलेक्ट्रिक लैम्प, है ना। इमर्सन ये कौन सा लैंप है? धातु फिलामेंट लैंप, शीत कैथोड लैंप, आर्क लैंप है। आर्क लैंप, वो भी कौन वाला आर्क? वो भी कार्बन आर्क लैंप है। ये कौन सा? कार्बन आर्क लैंप है। देखिए यार, कार्बन आर्क लैंप की ना अपनी अपनी कुछ विशेषता होती है, उस विशेषता को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है ना कि जो एनोड मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, है ना, और कैथोड मतलब निगेटिव टर्मिनल, यही ना होता है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है कार्बन आर्क लैंप में, ये 85% प्रकाश अकेला पैदा करता है ना। 85% प्रकाश ये उत्सर्जित करता है अकेला, ठीक है ना। और निगेटिव वाला 10%, ये 10% प्रकाश का उत्पादन करता है। सर जी 85, 10, 95, 5% किधर गए हो? 5% गए हो इधर कि जो यहाँ पर आर्क उत्पन्न हुआ है ना, ये आर्क 5% प्रकाश ये उत्पन्न कर देता है। यानी कि आर्क मतलब चिंगारी, आर्क मतलब चिंगारी। जब चिंगारी उत्पन्न होता है तो वहाँ का एरिया थोड़ा सा रोशनी नहीं हो जाता है, इसका मतलब वो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो 85% प्रकाश पॉजिटिव टर्मिनल, 10% प्रकाश नेगेटिव टर्मिनल और 5% आर्क से, मतलब हो गया 100% का कोटा पूरा, 100% प्रकाश उत्पन्न हो गया। तो ये यूज तो वहाँ पर करते हैं जो प्रोजेक्ट सिनेमा होता है ना, सिनेमा घरों में प्रोजेक्टर में यूज होता है ज़्यादातर इसका यूज, है ना। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है आर्क लैंप। ओके, चलिए सारे सवाल लपेट दिए हमने और हर सवाल का आंसर जो है आप खुद देख सकते हैं अपनी आँखों से। मैंने कितना अपना पूरा, मैं जब शुरू में आता हूँ ना तो मैं एक अपना टारगेट लेकर के आता हूँ, एक उद्देश्य लेकर के आता हूँ कि आज आपको कैसा कंटेंट डिलीवर करना है। अपने उद्देश्य को मैं जब तक पूरा नहीं करता ना तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि आज मैंने इतना घंटा आपका ले लिया आपसे, लेकिन आपको सिखा नहीं पाया। इसलिए हमेशा मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं अधिक से अधिक कंटेंट आपको दूं और प्योर ऐसा कंटेंट दूं, बिल्कुल मलाई वाला चटपटा कंटेंट जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में काम आए, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको एहसास दिलाने का प्रयास करता हूँ। जब भी सवाल अगर पूछता है कि मोटर ओवरलोड हो जाता है तो क्या होता है ना, तो मैं हमेशा ये समझाने का प्रयास करता हूँ प्रैक्टिकल तरीके से कि अगर मान लो एक्चुअल में आपके सामने कोई मोटर है और वो ओवरलोड हो जाती है तो क्या रीज़न हो सकते हैं, है ना। तो मैं ऐसा वास्तविक तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं और काफ़ी बच्चों को ये अच्छा भी लगता है। इसलिए वो हमेशा दिल का इमोजी कमेंट सेक्शन में भेजते रहते हैं। उन सभी को ना दिल से प्यार है दोस्तों, और दिल से दिल तक की क्लास में हमेशा दिल के साथ जुड़े रहना। एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बीच में जो प्यार होता है ना, उस प्यार को हमेशा हम लोग कायम रखेंगे, हमेशा हम लोग एक विश्वास के डोरी पे बांध के रखेंगे, ठीक है ना। आज का क्लास कैसा लगा फीडबैक ज़रूर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये विद्यार्थी ये मैराथन उन सभी कमज़ोर विद्यार्थियों तक पहुंच जाए जिनको इस प्रकार के क्लास, इस प्रकार के कंटेंट की बहुत ज़रूरत है ना। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा करके चला अब कल के क्लास की तैयारी करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।